हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 8 द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। यूजीसी नेट ने अनाउंस कर दिया है कि एग्जाम की डेट क्या है और अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट का किस दिन पे आएगा, किस डेट पर आएगा, लेकिन इतना अनाउंसमेंट हो चुका है जैसा कि आप सबको पता है कि किस दो शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। पहला जो है आपका जुलाई में होने वाला है और दूसरा है तीन शिफ्ट में, मतलब 3 डेज का दिया गया है। 3 डेट्स में आपको जुलाई में एग्जाम्स होंगे, 8 से स्टार्ट है जो कि, और अगेन जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जैसा कि एग्जाम का पैटर्न हमेशा रहता है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एचआरएम का जो पार्ट है, जो एचआरएम का आपका सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, कोड 55, तो जो कोड 55 के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम अभी है। हो सकता है उनका मोस्ट प्रोबेबली उनका एग्जाम अगस्त वाले में भी पड़े। अगस्त का जो जो भी 3 दिन का जो उनका शेड्यूल है यूजीसी नेट का, 3 दिन के शेड्यूल में किसी भी दिन को पड़ सकता है। इनिशियली जो 3 डेज का है शेड्यूल जुलाई वाला, उसमें जो कि लाइक हमेशा जैसा रहता है पैटर्न, राइट, अदर सब्जेक्ट्स का जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो मेनली लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो स्पेशली फर्स्ट शिफ्ट में करवाया जाएगा। राइट, सो आपके पास अभी टाइम है 1 महीने का, तो आप 1 महीने में जो भी आपकी कमी रह गई, जो खामियां रह गई, जहां पर आपने लैक किया, या फिर आपको जहां पे लगता है कि अब मुझे कमर तोड़ मेहनत करनी है, सो आप लग जाइए, क्योंकि आपको जेआरएफ क्लियर करना है, यूजीसी नेट ही नहीं। आपका टारगेट है जेआरएफ का, नॉट ओनली यूजीसी नेट। राइट, अगर जेआरएफ का टारगेट रखेंगे तभी आप जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। अगर जेआरएफ नहीं हो पाया तो आप यूजीसी नेट तो क्लियर कर ही लेंगे। राइट, सो टारगेट के साथ साथ अपना हौसला और अपना जोश एकदम बरकरार रखिए और आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही पढ़ते हुए। क्योंकि यूनिट 8 और 9 एंड 10 रह गया है, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो हो गए थे। राइट, यूनिट वाइज, क्योंकि स्लो तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जितने टॉपिक्स करवाए हैं आपको हर यूनिट से, यूनिट 1 to 7 जो करवाए हैं, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर किए हैं, जो क्वेश्चंस जहाँ से डायरेक्टली बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उन टॉपिक्स को भी कराया जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। राइट, सो मैंने वो पार्ट भी कराया, सिर्फ आपको एकदम से लाइक शॉर्ट एंड स्पेसिफिक नहीं कराया था आपको। इसलिए हमारा थोड़ा कोर्स ये लेंदी हो गया, इसलिए हम 8 पर पहुंचे हैं। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम थ्योरी को भी एकदम से देखते रहें, तो मैं थ्योरी का 8, 9, 10 का वही वाला पार्ट कराऊंगी जो कि बहुत ही स्पेसिफिक एंड, हाँ, इसी, सो जो स्पेसिफिक है उसी को करेंगे। स्पेसिफिक होने के साथ साथ हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते रहेंगे। इन 1 महीने में हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे। अलोंग विद द एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपका ये जो 8 to 9 आपका थ्योरी पार्ट रह गया है, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। राइट, एंड जिनको थ्योरी पार्ट रिवीजन करना है वो मेरे चैनल पे आप देखेंगे। यूनिट वाइज मैंने आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यूनिट वाइज मैंने सारे जो यूनिट्स हैं उनको मैंने सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। आप उस सेशंस को देख सकते हैं फॉर योर रिवीजन एंड फॉर योर कन्वीनियंट। राइट, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम थ्योरी की तरफ चलेंगे। राइट, लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे, पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं, क्या पावर्स है रजिस्ट्रार के, उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है, आप एक बार चैनल पे जाइए, एडुटेनमेंट टाइप करिए और आपको सारे सेशंस दिख जाएंगे। राइट, अगर एडुटेनमेंट से में भी आपको सिमिलर कोई और चैनल मिलता है तो आप स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे सेशंस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इजीली अवेल करते रहें क्लासेस को, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हर एक सेशन को ढूंढने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 13 की बात करेंगे। ये जो सेशंस हैं इसमें आपको डेप्थ में नहीं क्वेश्चन पूछता है, आपको ये ऑफिस जिस सेक्शन से ये याद रहने चाहिए, मेनली यही चीज है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या बात क्या कही गई है वो भी हम एक ग्लिम्स डालते हुए आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 13 के अंदर आता है, all communications and notices to a registered trade union may be addressed to a registered office. Notice of any change in the address of the head office shall be given within 14 days of such change to the registrar in writing, and the changed address
shall be recorded in the registrar of trade unions. So क्या कह रहे हैं कि जब आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, अगर उसमें कोई चेंजेस होती है तो आपको किसको नोटिफाई करना होता है, किसको नोटिस देना होता है, या फिर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो होती है उसको वहां पर मतलब उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको आप बताते हैं. तो हियर इट इज मेंशन all communications and notices to a registered trade union may be addressed to a registered office. जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, वहां पर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा फॉर ऑल दी कम्युनिकेशंस. नोटिस सेकेंड लाइन में देखेंगे, नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस. आप नोटिस देंगे अगर किसी भी तरह का चेंज होता है एड्रेस में, ऑफ द हेड ऑफिस शैल बी गिवन विद इन 14 डेज ऑफ सच चेंज इन द रजिस्ट्रार इन राइटिंग. मतलब लिखित में, रिटन में आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को अगर यूनियन जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस है अगर उसके ऑफिस में कुछ चेंजेस आता है, कोई एड्रेस चेंज होता है, सपोज ऑफिस कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो उन केसेस में आप उसको किसको नोटिस देंगे, रजिस्ट्रार को देंगे विद इन 14 डेज ऑफ सच चेंजेस. राइट. सो इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है टू रजिस्ट्रार फॉर एनी चेंजेस ऑफ रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ऑफिस. राइट. इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन सेक्शन 13 के अंदर देखेंगे, every registered trade union shall be a body corporate by the name under which it is registered and shall have perpetual succession and a common seal with proper power to acquire and hold both movable and immovable property and to contract and shall by the said name sue and be sued. Thus, a registered trade union becomes a legal entity distinct from its members. So, क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन सेक्शन 13 के अंदर आता है और उसमें बोला गया है कि एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. हर एक जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से मतलब की तरह होगा, बॉडी कॉर्पोरेट की तरह होगा, by the name under which it is registered. मतलब जो जिस नाम से वो रजिस्टर्ड रहेगा उस नाम से वो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट जाना जाएगा. and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold both movable and इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो जो ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनको बॉडी कॉर्पोरेट की तरह जाना जाएगा और उनके पास पावर होगा कि वो अक्वायर कर पाए बोथ, दोनों ही, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं. मूवेबल का मतलब कि जो ऐसी एसेट जो कि मूवेबल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं, और इमूवेबल वो होती है कि जो कि फिक्स होती है. सपोज किसी का जो लैंड है, लैंड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो फिक्स्ड है. तो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों ही को वो एक्वायर कर सकता है, दोनों पर उसकी कमांड होनी चाहिए, उसका पावर होगा. एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बाय मतलब पावर होगा उस पर, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका उस पर अथॉरिटी रहेगी, उस पर पावर होगा, उसका होल्ड होगा उस चीज पर. एंड शैल बाय द सेम नेम शू एंड बी शूड. और उस नाम से उसको कोई भी चैलेंज भी कर सकता है या फिर वो शू भी कर सकता है, मतलब वो खुद भी चैलेंज कर सकता है या फिर उसको कोई और भी चैलेंज कर सकता है. Thus, a registered trade union becomes a legal entity distinct from its members. So, जो registered trade union होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक legal entity की तरह जाने जाते हैं. Next देखेंगे, change of name and amalgamation. पहला देखेंगे change of name. ट्रेड यूनियन का नेम अगर चेंज करना हो, पहले हमने एड्रेस की बात करी और एड्रेस के चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रजिस्ट्रार को नोटिस देना होता है विद इन 14 डेज. यहाँ पर चेंज ऑफ नेम की बात हो रही है. अगर रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, अगर उसके नाम में कुछ चेंजेस करानी है तो वो आता है किसमें, सेक्शन 23 के अंदर आता है. और इसमें थ्योरी दिया गया है, एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the total number of its member and subject to the provisions of section 25 change its name. So आपको याद रखना है सिंपली कि जो चेंज होता है, चेंजेस ऑफ द नेम एंड अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, उसके नेम को चेंज करना कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 23 के अंदर आता है. दैट यू शुड रिमेंबर. और दूसरा है विथ कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of total members of its member and subject to the provisions of section 25
change its name. सेक्शन 25 जो सेक्शन 25 का जो प्रोविजन है उसके तहत 2/3 जो मेंबर्स हैं उनकी मंजूरी होनी, जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, रजिस्ट्रार के, ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनका, उनमें से जो टोटल मेंबर्स है उस टोटल मेंबर का 2/3 पीपल उस बात से एग्री होनी चाहिए कि नेम का नाम जो चेंज हो रहा है ट्रेड यूनियन का वो क्या होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो अपनी मंजूरी देंगे। तो 2/3 पर्सन का मंजूरी होनी चाहिए उसमें। अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन दूसरा ऑप्शन है। अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 24 के अंदर आता है। थ्योरी देखेंगे, एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस may become amalgamated together in one trade union with or without dissolution or the division of the funds of such trade union or either or any of them provided that। क्या कह रहे हैं, एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में बिकम अमालगमेटेड, मतलब कोई भी दो रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन होंगे वो अमालगमेट हो सकते हैं, मतलब कंबाइंड हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं टुगेदर इन वन ट्रेड यूनियन विथ और विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ द और द डिवीजन ऑफ द फंड्स ऑफ सच ट्रेड यूनियन और आइदर और एनी ऑफ देम प्रोवाइडेड दैट। क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, दो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अमालगमेट हो सकते हैं, मतलब कंबाइंड हो सकते हैं बिना किसी डिसोल्यूशन के। उनके पावर, उनका जो फंड है, जो उनके पास पैसा है, जो उनका फंड है, उनके बिना डिसोल्यूशन के, मतलब उनको बिना, मतलब कहते हैं ना कि उनके जो फंड होगा, जो उनके पावर्स होंगे, जो उनका उनके पास जो मनी होगा उस पर कोई डिवीजन नहीं होगा, विदाउट डिवीजन विदाउट डिसोल्यूशन वो दोनों ही ट्रेड यूनियन अमालगमेट हो सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं, एज अ वन जाने जा सकते हैं। पहला देखेंगे उसके अंदर, दूसरा के अंदर पहला देखेंगे, द वोट्स ऑफ एट लीस्ट 1/2 द मेंबर्स ऑफ ईच और एवरी सच ट्रेड यूनियन एंटाइटल्स टू वोट आर रिकॉर्डेड। क्या कह रहे हैं, द वोट्स ऑफ एट लीस्ट 1/2 ऑफ द member of each or every such trade union entitles to vote are recorded, and दूसरा है at least 60% of the votes recorded are in favor of the proposal। so अगर दो ट्रेड यूनियन मर्ज होते हैं, अमालगमेट होते हैं, तो उनमें से जो उनकी जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनमें से 60% लोगों का कंसेंट होना चाहिए कि ठीक है, जो प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल के लिए 60% लोग फेवर में होने चाहिए उस अमालगमेशन के। पहले में क्या देखा आपने, द वोट्स ऑफ एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच और एवरी सच ट्रेड यूनियन एंटाइटल्स टू वोट और रिकॉर्डेड, मतलब कि जो दोनों ही ट्रेड यूनियन है, उन दोनों ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके कम से कम, मतलब जो सपोज 100 पीपल है तो 100 में से 50 लोगों का वोट करना जरूरी है। और दूसरे में क्या बोला गया है कि दोनों को मिलाकर के 60% वोट फेवर में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नोटिस ऑफ चेंज और ऑफ नेम और अमालगमेशन, मतलब अगर नेम जो चेंज करना चाहते हैं ट्रेड यूनियन का या फिर अमालगमेशन के लिए, सो नोटिस किसके थ्रू दिया जाता है, मतलब सबसे पहले नोटिस ऑफ चेंज, मतलब जो नोटिस आप देते हैं चेंज के लिए, नेम और अमालगमेशन के लिए, तो वो सेक्शन 25 के अंदर आता है। दूसरा देखेंगे, चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम में क्या प्रोविजन दिया गया है, विल सी हियर, नोटिस ऑफ राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ name signed by the secretary and by 7 members of the trade union changing its name shall be sent to the registrar। मतलब जो नोटिस आप दे रहे हैं वो नोटिस किसके पास जाएगा, वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा आगे, क्योंकि ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ रजिस्ट्रार कि क्या है रजिस्ट्रार की पावर। तो ये सारे ही चीजें जब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड बात करेंगे तो वो पावर जो है उनके अंदर आता है, रजिस्ट्रार के अंदर आता है। सो नोटिस ऑफ राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ नेम साइंड बाय सेक्रेटरी, जो नोटिस ऑफ चेंज है उसको साइन कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। एंड बाय 7 मेंबर्स ऑफ द ट्रेड, मतलब सेक्रेटरी का नोटिस सिग्नेचर होता है उस नोटिस पर। अलॉन्ग विद दैट 7 जो मेंबर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के, लाइक बाय द 7 मेंबर, और उसके साथ साथ 7 मेंबर होते हैं ट्रेड यूनियन के, मतलब सेक्रेटरी का सिग्नेचर प्लस 7 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम फॉर एनी ट्रेड यूनियन, उनका सिग्नेचर होना चाहिए चेंज, अगर चेंज चाहिए तो, राइट। यूनियन चेंजिंग इट्स नेम शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार, और सिग्नेचर के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो नोटिस हो जाएगा रजिस्ट्रार के पास। सेकेंड लाइन में देखेंगे, द नोटिस शुड स्टेट वेदर द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स was obtained by a resolution of a general meeting or by referendum। On receipt of such notice, the registrar must satisfy himself that the provisions of the act in respect of change of name have been compiled with, and if satisfied must register the change of name in the
डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। सो जो नोटिस जाता है रजिस्ट्रार के पास, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार को खुद को सेटिस्फाई करना होता है कि जो नोटिस आया है, जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं जो मानना पड़ता है, जिनको अधेर करना पड़ता है, क्या वो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर रजिस्ट्रार खुद सेटिस्फाई होता है तभी वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन वो उसकी बात करता है। अगर वो खुद सेटिस्फाई होता है तभी वो चेंज के लिए उस चीज को प्रोसीड करता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोविजन से, उस नोटिस से, तो वो चेंजेस नहीं करेगा। राइट। दूसरा है अमालगमेशन। Notice in writing of every amalgamation of trade unions signed by the secretary and by 7 members of each and every trade union which is a party thereto shall be sent to the registrar, and whether the head office of the amalgamated trade union is situated in a different state, notice shall be sent to the registrar of such state. So क्या कह रहे हैं, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस साइन बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के द्वारा साइन होता है, अगेन सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोविजन होगा इसमें। सेक्रेटरी के द्वारा साइन कराया जाएगा अगर अमालगमेशन हो रहा है, दो ट्रेड यूनियंस मर्ज हो रहे हैं, एंड बाय 7 मेंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड यूनियन विच इज पार्टी देयर टू। मतलब जो दो पार्टीज जो दो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक दूसरे से अमालगमेट हो रहे हैं, उन दोनों पार्टी से, दोनों ट्रेड यूनियन से 7-7 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा। और वो किसके पास जाएगा, अगेन रजिस्ट्रार के पास जाएगा। सेम चीज इसमें भी दी गई है अमालगमेशन के केस में भी। राइट। एंड लास्ट से सेकेंड लाइन देखेंगे, एंड वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द अमालगमेटेड ट्रेड यूनियन इज situated in a different state, notice shall be sent to the registrar of such state। मतलब जिस स्टेट में भी वो रजिस्ट्रार, जिस स्टेट का ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, उस स्टेट के उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाएगा नोटिस। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ अमालगमेशन। उसका इफेक्ट क्या होगा, उस इफेक्ट को किसके अंदर डाला गया है, सेक्शन 26 के अंदर डाला गया है। थ्योरी देखेंगे, द चेंज इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और, मतलब जो चेंजेस होता है उसमें रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है उनके राइट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और obligations of the trade union or render ineffective any legal proceeding by or against the trade। तीसरी लाइन देखेंगे, union and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its new name। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि जो चेंजेस भले ही होते हैं, अमालगमेशन होता है, चेंजेस होता है, लेकिन उनके राइट्स में, उनके ऑब्लिगेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। आगे देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर जो होता है ट्रेड यूनियन के अंदर, ऑफिस बियरर कौन होता है, उसकी पहले तो एज लिमिट देखेंगे और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन देखेंगे। राइट। सो हम यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर सेक्शन 21A के अंदर आता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफिस बियरर का जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर किस सेक्शन के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 21A। इसके अंदर पहला देखेंगे, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ, किसी भी जो ऑफिस बियरर है किसी भी ट्रेड यूनियन का, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्यों, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर नॉट बीइंग चूजन, मतलब वो चूज नहीं किया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या टर्म्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लाइन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बियरर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ, ए उसके अंदर है, he has not attained the age of 18 years। so आप एक तरह से जब पूछेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होती है ऑफिस बियरर की, तो सबसे पहले जिसकी क्वालिफिकेशन होती है वो होती है कि वो जो कोई भी मेंबर जो कि ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने जा रहा है, जो कोई भी पर्सन जो कि ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने जाता है, उसकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो 18 ईयर्स का है तो वो क्वालिफाइड है ऑफिस बियरर के लिए, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाइड है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि नहीं, आपने अभी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि व्हाट इज द एज ऑफ द
ऑफिस बियरर नो, तो आपको बिलो द 18 ईयर्स एबव द 18 ईयर्स 17 ईयर्स इस तरह से क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। सो आपको अगर याद रहेगा तो आप सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला पूछा गया था और अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या फिर न्यू फॉर्म में नए तरीके से ये पूछा जा सकता है। राइट, कंबाइंड क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें एक तरह से 4 क्वेश्चन का एक अमालगमेटेड करके बनाया जाता है क्वेश्चन, और उसमें आपको एक तरह से एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन तैयार करना होता है। राइट, जो मैथ्स द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में आपको 4 चीजें आनी चाहिए। राइट, 4 क्वेश्चन आना चाहिए, और 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो इसी तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। वो मैच वाले क्वेश्चन दे देते हैं। राइट, या फिर 4 ऑप्शन देखे कि इसमें से 3 बताइए, 3 इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। राइट, सो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफिस बेरर होता है उसकी एज 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो क्वालिफाइड होगा, अदरवाइज दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड फॉर ऑफिस बेरर। एंड ऑफिस बेरर कम्स अंडर सेक्शन 20, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर कम्स अंडर सेक्शन 21A। बी देखेंगे इसके अंदर क्या डिसक्वालिफिकेशन का दूसरा क्या रीजन हो सकता है। He has been convicted by a court of India of any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment unless a period of 5 years has elapsed since his release। कि अगर किसी भी केस में अगर उसको 5 साल की कोई सजा वो काट करके आया है या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। राइट, क्योंकि उसके नाम से कोई केस दर्ज है और जिसके लिए उसने 5 साल की सजा काटी है। राइट, अगेन पढ़ेंगे इस लाइन को, समझेंगे, मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल, मतलब किसी भी ऑफेंस में, किसी भी ऐसी चीज में जो कि सही नहीं उसमें अगर वो इन्वॉल्व होता है जिससे कि मोरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजन, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑफेंस में किसी भी ऐसी गलत चीज में उसका इन्वॉल्वमेंट है और जिसकी वजह से उसको सेंटेंस किया जाता है इम्प्रिजनमेंट के लिए, मतलब उसको जेल में डाल दिया जाता है। राइट, unless a period of 5 years has elapsed since his release, मतलब 5 साल अगर वो जेल में रह के आया है तो वो पर्सन भी क्वालिफाइड नहीं होगा फॉर ऑफिस बियरर। सेकेंड देखेंगे, एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बियरर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन who before the commencement of the Indian Trade Unions Amendment Act 1964 has been convicted of any offence involving moral turpitude and sentenced to shall turpitude and sentence to imprisonment shall on the date of such commencement cease to be such member of office bearer unless a period of 5 years has elapsed since his release before that time। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अंडर द मतलब इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 1964 के तहत ये बात बोली गई है कि कोई भी पर्सन जिस दिन से उसको कोई भी ऑफेंस के लिए अगर उसको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट के लिए अगर उनको सजा सुनाई जाती है या फिर उसको डाला जाता है, तो उसी दिन से उसका जो अगर वो ऑलरेडी ऑफिस बियरर है किसी भी ट्रेड यूनियन का, तो उसी दिन से उसकी उस चीज को खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। राइट, उसी दिन से वो इफेक्ट में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द ऑफिस बियरर पोजिशन। राइट, राइट, सो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिस दिन से उनको ये सजा सुनाई जाएगी उसी दिन से उनके मतलब जिस डेट से वो शुरू होगा कमेंसमेंट का जो डे होगा इम्प्रिजनमेंट का, उसी दिन से उनकी ऑफिस पीरियड की पोजीशन भी खत्म कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उनको। राइट, माई बैटरी इज डाउन, सो आई थिंक आई शुड टेक the next, like in next session I'll do the Industrial Employment Standing Orders Act 1946। हम ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।